नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। अमर उजाला दी बोनस का खास शो आप देख रहे हैं। तब क्या होगा। देखिए, हर इंसान चाहता है कि उसकी कमाई हुई संपत्ति उसके वारिसों तक सुरक्षित पहुंचे, लेकिन कई बार वसीयत बनाते वक्त की गई गलतियां आने वाली पीढ़ियों के बीच विवाद की जड़ बन जाती हैं। आखिर वसीयत बनाने का सही तरीका क्या है, कौन सी गलती आपको भारी पड़ सकती है और विल को कब अपडेट करना चाहिए, आज तब क्या होगा, मैं इसी पर हम खास चर्चा करने वाले हैं। तो आज के शो में हम जान लेते हैं कि किन बातों का हम जिक्र करेंगे विस्तार से। ऑन द शो देखिए क्या हम बात करेंगे वो जान लीजिए। वसीयत बनाते समय लोग सबसे आम कौन सी गलतियां करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वसीयत बनाते समय कौन सी गलतियां आम होती हैं जो अक्सर लोग कर जाते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे विल बनाते समय गलतियों से आखिरकार कैसे बचा जा सकता है। अगर कुछ गलती हो गई है तो गलतियां ना हो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे इससे बचा जाए। देखिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या बिना रजिस्टर्ड विल कानूनी रूप से मान्य होती है, तो विस्तार से जानेंगे इसके बारे में भी। और कब और किन परिस्थितियों में विल को अपडेट करना जरूरी है। देखिए, विल को अपडेट करना है, लेकिन कब किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वहीं अगर विल में विवाद की स्थिति बन जाए तो तब क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी हम हासिल करेंगे। और देखिए, सही एस्टेट प्लानिंग से पारिवारिक झगड़ों और कानूनी पेंच से कैसे बचा जाए, तो ऑन द शो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही कुछ और खास बातों का हम जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कानपुर के एक कारोबारी की कहानी, जिनकी छोटी सी गलती से परिवार में झगड़ा हो गया। कानपुर के 68 वर्षीय व्यापारी ने साल 2019 में अपनी विल बनाई, लेकिन उसे रजिस्टर्ड नहीं कराया और कई एसेट्स का उल्लेख करना ही भूल गए। निधन के बाद परिवार में इस बात को लेकर विवाद हुआ कि कौन क्या हिस्सा पाएगा। संपत्ति के कुछ दस्तावेज विल से मेल नहीं खा रहे थे, जिससे मामला अदालत में पहुंच गया। अगर विल में पूरी एसेट्स का विवरण और अपडेटेड जानकारी होती तो विवाद से बचा जा सकता था। यह मामला दिखाता है कि विल बनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे सही और स्पष्ट रखना। तो देखिए, विल बनाना ज़रूरी भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ छोटी सी गलतियां हो जाती हैं और उन छोटी गलतियों का खामियाजा परिवार वाले भुगतते हैं और ऐसे में विवाद की स्थिति बन जाती है। आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक जैन, फाउंडर एंड डायरेक्टर नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस। डॉक्टर जैन एक अनुभवी एस्टेट प्लानर ही हम आपको बता देते हैं, जिन्होंने हजारों परिवारों को सही तरीके से वसीयत और उत्तराधिकार योजना बनाने में मदद की है। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, कई बार हम देखते हैं कि वसीयत बनाते समय लोग गलतियां कर जाते हैं। कौन सी ऐसी अहम आम गलतियां हैं जो लोग करते हैं? तो बहुत सारी गलतियां हैं जो लोग करते हैं, पर जो सबसे आम है वो है कि आपने एक वेग लैंग्वेज यूज करी है अपनी विल या ट्रस्ट में। आपने स्पष्टता नहीं दी है, क्लैरिटी नहीं दी। विल मिसेस क्लैरिटी है ना। आपने कहा कि मेरे दोनों बच्चे अपनी मेरी प्रॉपर्टी मेरी मृत्यु के बाद आपस में बांट लेना। ये बड़ी वेग लैंग्वेज है। किसका क्या मिलेगा, बराबर बांट लेना, क्या कर लेना, यह वेग लैंग्वेज। जी। दूसरा है, आपने अपने सारे एसेट्स विल में इंक्लूड नहीं करे। और आप मुझसे कहेंगे सर मैं अपने सारे एसेट्स विल में कैसे इंक्लूड कर सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं कि विल बनाने के बाद जो एसेट्स होंगे उनका क्या होगा। तो उसके लिए भी आप एक क्लॉज डाल सकते हो, रेसिडुअल क्लॉज, जो जो मैंने विल में नहीं डाला उसके साथ क्या होगा। तीसरा, आपने एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं करा अपने विल में। एग्जीक्यूटर कौन होता है? जो आपका आफ्टर डेथ एजेंट है, जिसके पास ये लीगल पावर है कि आपकी विल को इंप्लीमेंट करे। तो मैंने सपोज एक विल बनाई जिसमें मैंने अपनी सारी संपत्ति अपने दोनों बेटों को दी, और मैंने अपनी वाइफ को इस विल का एग्जीक्यूटर बनाया कि इंप्लीमेंट करने का लीगल राइट इनके पास हो। बेनिफिशियरी एग्जीक्यूटर हो सकता है, बेनिफिशियरी विटनेस नहीं हो सकता, पर एग्जीक्यूटर हो सकता है। तो हो सकता है आप दोनों में से एक बच्चे को एग्जीक्यूटर बनाए, पर वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, तो हम चाहते हैं कि आप इसे अवॉइड करें। जी। चौथी गलती जो लोग करते हैं वो है, आपने ऑल्टरनेट बेनिफिशियरी नहीं बनाया। आपने कहा कि मेरे बाद सब कुछ, सारी संपत्ति मेरी पत्नी की है, पर आपने ये नहीं लिखा अगर पत्नी की मृत्यु मेरे से पहले हो जाए तो किसको जाएगी। तो
तो आपने ऑल्टरनेट बेनिफिशियरी नहीं बनाया, आपने ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटर नहीं बनाया। और पांचवी गलती है, आपने डिजिटल एसेट्स, जो एसेट्स डिजिटली ओन करते हो आप, उनको अपने विल में इंक्लूड नहीं कर। तो ये सारी गलतियां लोग करते हैं, जिनको अवॉइड करना चाहिए और एक एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए अपनी विल बनाने के लिए। बिल्कुल। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है, ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी हैं। जैसे कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए सबसे पहले तो, इसके अलावा सारे एस्टेट इंक्लूड आपको अपनी विल में करना है, अपॉइंट करना है एग्जीक्यूटर, और साथ ही ऑल्टरनेट बेनिफिशियर आपको बनाना है, और वहीं डिजिटल एसेट भी आपको इंक्लूड करने हैं। तो इन गलतियों को आप करने से बचें। अगर ऐसी गलतियां अगर हो जाती हैं तो देखिए कई बार विवाद की स्थिति भी बन जाती है। सर, क्या बिना रजिस्टर्ड विल के संपत्ति का ट्रांसफर कानूनी रूप से मान्य होता है? विल को स्टैम्प पेपर पे बनाना, टाइप करना और रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं, बट हाईली रिकमेंडेड है, राइट। तो बिना रजिस्टर्ड विल कानूनी रूप से तो वैध है, पर आप मुझे अगर मुझसे पूछें कि जी क्या मुझे अपनी विल रजिस्टर करानी चाहिए, मैं कहूंगा जरूर करानी चाहिए। कि जो रजिस्टर्ड विल है उसकी कानूनी मान्यता ज्यादा है देन अनरजिस्टर्ड विल। और मान्यता इसलिए ज्यादा है कि उसको चैलेंज करना मुश्किल हो जाएगा, उसके अंदर एक अथॉरिटी आ जाएगी कि ये फ्रॉड से नहीं बनी विल, राइट, ये आदमी खुद गए थे रजिस्टर कराने, इनका बायोमेट्रिक हुआ था और ये सब फोटो खींची थी, तो ये फ्रॉड वाली विल तो नहीं। दूसरा फायदा जो रजिस्ट्रेशन का विल का है कि विल की कॉपी अब गवर्नमेंट की कस्टडी में है। जब रजिस्टर कराते हो विल तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर होती है, तो वो एक कॉपी रिटेन कर लेते हैं अपने पास, और जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड से कॉपी निकलेगी उसकी वैलिडिटी बहुत ज्यादा है देन कॉपी रिटेन्ड बाय द हाउस होल्ड, क्योंकि उसमें छेड़छाड़ हो सकती है, राइट। तो अगर आप मुझे पूछो क्या रजिस्टर करना अनिवार्य है, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं है, अनरजिस्टर्ड विल भी वैलिड है। और अगर आप क्या कहेंगे कि क्या रजिस्टर करानी चाहिए, मैं कहूँगा जरूर करानी चाहिए। तीसरी एक प्रॉब्लम और देखी गई है कि कई जगहों पर अनरजिस्टर्ड विल के बिना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करते, वो इंसिस्ट करते हैं रजिस्टर करा लो। पर क्या आपको पता है एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसकी विल रजिस्टर हो सकती है। एग्जीक्यूटर के पास पावर है कि डेथ के बाद जाकर विल को रजिस्टर करा। क्या ये रजिस्ट्रेशन उतने अच्छा होगा जितना मैंने खुद कराया था अपनी डेथ से पहले, अगर मैं टेस्टेटर हूं? नहीं, पर ये अनरजिस्टर्ड से तो बेटर होगा। जी बिल्कुल सर, लेकिन अगर रजिस्टर्ड करवाया है तो कितनी, चूंकि आपने कहा कॉपी होनी चाहिए, कितनी कॉपीज रखनी चाहिए, किस किस के पास ये कॉपी होनी चाहिए? ये बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि कितनी कॉपीज होनी चाहिए, और मैं कहूँगा कम से कम किस पे होनी चाहिए मैं बता सकता हूँ। एक कॉपी आप अपने पास रखें जो अपने रिकॉर्ड के लिए, एक कॉपी आप हमेशा हमेशा एग्जीक्यूटर को दे दें, जिससे कि उसके पास कॉपी होगी, वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। और अगर आप चाहते हैं, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, कि आपके हर एक बेनिफिशियरी के पास उसकी एक कॉपी होनी चाहिए, आपकी विल एक ओपन पेपर होनी चाहिए, वो उनके लिए सरप्राइज नहीं होनी चाहिए, उनके लिए पहले ही पता है कि हमको ये मिलने वाला है और इस डॉक्यूमेंट से मिलेगा, राइट। तो ये बेसिक वो है, पर इसमें मतभेद हो सकते हैं ऑन द नंबर ऑफ पीपल हु शुड नो योर विल, तो वो दैट इज डिबेटेबल, पर मोस्टली मैं कहूँगा यही होना चाहिए। जी सर, अगर मान लीजिए कोई वसीयत को रजिस्टर करवाना चाहता है या अपडेट करवाना चाहता है, तो कितना समय इसमें लगता है, किस तरह से इसे अपडेट कराया जा सकता है, और कितने समय बाद इसे अपडेट करवाना चाहिए? अब दो चीजें हो गई, रजिस्टर और अपडेट, दोनों अलग अलग चीजें। हमें पहले बताते हैं अपडेट कैसे हो सकती है। जी। विल को अपडेट करने के दो तरीके, या तो आप एक अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट बनाओ और कहो कि ओरिजिनल विल ऐसी ही रहेगी, बस खाली ये वाला पार्ट उस विल से ना पढ़ा जाए, इस विल से पढ़ा जाए। सपोज मेरा क्लॉज नंबर 8 है, उसमें मैंने कुछ लिखा है ओरिजिनल विल में, अब मैं क्लॉज नंबर 8 चेंज करना चाहता हूँ, बाकी विल सेम रहेगी, तो मैं पूरी विल नहीं बदलूं, खाली क्लॉज नंबर 8 के लिए एक अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट बनाऊं, जिसको हम कहते हैं कोडिसिल। तो मैंने एक कोडिसिल बनाया जिस अमेंड्स अ पार्ट ऑफ द विल और एक्सप्लेन्स अ पार्ट ऑफ द विल। तो कोडिसिल को मैंने रजिस्टर करा दिया, क्योंकि ओरिजिनल विल रजिस्टर थी, तो मैंने कहा कोडिसिल भी मैं रजिस्टर करा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, मैं पुरानी विल को कैंसिल ही कर देता हूँ, पूरी की पूरी विल नई बना देता हूँ, राइट, और फिर उसको रजिस्टर कराया तो ये एक नई विल बन गई।
तो अपडेट करने के दो तरीके, क्योंकि लास्ट विल ऑफ पर्सन इज वैलिड, तो जैसे मैंने नई विल बनाई पुरानी अपने आप कैंसिल हो जाएगी। अब आपने कहा रजिस्टर कैसे कराएं, आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं, 2 गवाहों को साथ लेके जाएं और उन दोनों गवाहों के सामने विल पे साइन करें और उसके बाद उनको उसके नीचे साइन करने को कहें जिसमें वो कंफर्म करें कि उन्होंने आपको विल साइन करते हुए देखा है। अब इस विल को आप रजिस्टर करा दें। अब ये विल एग्जीक्यूट भी हो गई। एग्जीक्यूशन क्या था, जब आपने साइन करे इन फ्रंट ऑफ 2 विटनेस और विटनेसेस साइन करे, और क्योंकि अब इसकी कॉपी सब रजिस्ट्रार ऑफिस के पास है, अब ये एक रजिस्टर्ड विल है, राइट। जी सर, क्या इसका भी कोई तरीका है ये पता करने का कि अगर मान लीजिए विल बनाई है तो क्या सही समय है उसको रजिस्टर करवाने का, या फिर जब बनाई है तभी रजिस्टर करवा लें, और इनकेस अगर किसी ने नहीं करवाई है तो कितने समय बाद इसे करवा सकते हैं? मैंने तो कहा कि मृत्यु के बाद भी करा सकते हैं, पर करानी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रजिस्टर कराइए, राइट। बीच में टाइम गैप होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आज विल बनाई, 3 साल बाद उसी विल को रजिस्टर करा दिया, दैट डजंट मैटर, राइट। आज मैंने एग्जीक्यूट करी, 3 साल बाद रजिस्टर कराई, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो वो आप करा सकते हैं। सही समय तो जितने जल्दी से जल्दी हो वो आप उसको करानी चाहिए। और आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? मैं सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर अपडेट करवाना हो इसे तो सर अपडेट कब कराना चाहिए विल को? जब भी आपकी लाइफ में कोई मेजर इवेंट हो, आपको विल को चेक करना चाहिए। आपकी लाइफ में फैमिली मेंबर ऐड हो गया हो, या किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई हो, या किसी फैमिली मेंबर के साथ कोई दुर्घटना घट गई है ना, जैसे डाइवोर्स हो गया हो, मेंटल इनकैपेसिटी हो गई हो, फिजिकल इनकैपेसिटेशन हो गया हो, राइट। इन सब चीजों पे आपको करनी चाहिए। आपने कोई मेजर एसेट एक्वायर किया है तो आपको विल को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके रिश्ते बदल जाते हैं लोगों के साथ तो आपको विल को अपडेट करना होगा। तो अगर कोई मेजर चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, वेदर इन योर इंटरनल लाइफ और एक्सटर्नल, तो आपको विल को चेंज करना होगा, विच इज इन कॉन्सोनेंस विद व्हाट यू हैव डन। वो बिल्कुल उसमें सामंजस्य होना चाहिए, जो मेरी अब सिचुएशन है और जो विल के अंदर लिखा है उसमें आपस में सामंजस्य होना चाहिए। पर डिफॉल्ट में अगर कुछ भी ना हो ऐसा, तो भी हर 2 साल में एक बार आपको अपना एंटायर एस्टेट प्लान, खाली विल नहीं, एंटायर एस्टेट प्लान को चेक करना चाहिए, क्या ये वही है जो मैं चाहता हूं मेरे बाद। बिल्कुल। तो यानी कि 2 साल आप लीजिए, अगर कुछ बदलाव नहीं होता है, आपने कुछ खरीदा नहीं है, कोई एसेट आपने नहीं खरीदा है, और अगर आप कुछ खरीदते हैं तो देखिए उस समय आप विल को अपडेट कर सकते हैं। सर, अभी स्टार्टिंग में आपने बताया था कि आम गलतियां लोग विल को बनाते समय कर देते हैं, इसके अलावा वसीयत में आम गलतियों से बचने का कोई तरीका है? जो 4-5 आपने बताया था यही आप ध्यान में रखें, या इसके अलावा भी कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं गलतियों से बचने का कोई तरीका? पहली चीज, आप विल हमेशा एक्सपर्ट स्टेट या इनहेरिटेंस प्लानिंग लॉयर से ही बनवाएं। आम लॉयर से मत बनवाएं, क्योंकि उनको इसमें स्पेशलाइजेशन या सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं। एक अच्छा इनहेरिटेंस या स्टेट प्लानिंग लॉयर अच्छे से समझ सकता है कि क्या क्या हो सकता है इन फ्यूचर, और उसको दूर करने का क्या तरीका। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा जी। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेट बेनिफिशियरी बनाते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास सारी संपत्ति मेरी वाइफ की, और बाई चांस वाइफ की डेथ मेरे से पहले हो गई तो ये सारी संपत्ति मेरी बेटी की हो गई, सपोज मैंने ये लिखा। अब हुआ क्या, मेरी डेथ हुई तो मेरी डेथ होते ही ये प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को जानी चाहिए, पर मेरी मृत्यु के 30 दिन के अंदर मेरी वाइफ की भी मृत्यु हो गई। अब लीगली प्रॉपर्टी मेरी विल से उनके पास आ गई थी जिस दिन मेरी डेथ हुई। अब जो मेरी बेटी है इसको 2 बार उस ट्रांसफर कराना पड़ेगा। पहले वो मेरी वाइफ के नाम ट्रांसफर कराएगी, फिर अपने नाम कराएगी। पर अगर आपने एक अच्छे एस्टेट प्लानिंग लॉयर से ये विल बनाई है तो वो उसमें हमेशा एक क्लॉज डालेगा, इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप क्लॉज। वो बेसिकली ये कहेगा, अगर मेरे नेक्स्ट बेनिफिशियरी की डेथ या किसी भी बेनिफिशियरी की डेथ मेरी डेथ के 180 दिन के अंदर हो जाए
तो मेरी प्रॉपर्टी डायरेक्टली सक्सेसर बेनिफिशियरी को दे देना, प्राइमरी बेनिफिशियरी को मत देना। अब इससे क्या बच गया? एक खर्चा। टाइम का खर्चा बच गया, टाइम बच गया, एफर्ट बच गया, जो दोबारा मेहनत करनी थी पूरी बच गई। तो एक छोटा सा क्लॉज आपके बच्चों के लिए कितनी बड़ी सहायता कर सकता है, ये आप सोच सकते हैं। बिल्कुल। और ये तो मैंने एक चीज बताई, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक आम इंसान या आम लॉयर भी नहीं इमेजिन कर सकता फ्यूचर में है। पर एक अच्छा इनहेरिटेंस प्लानिंग या एस्टेट प्लानिंग लॉयर, उन्हें पता है कि क्या क्या पॉसिबल सिचुएशंस हैं और उनका इलाज क्या है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वो सिचुएशन आपकी ठीक हो जाए, उस सिचुएशन की वजह से आपके बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, उनको आपकी वेल्थ आसानी से बिना लड़ाई झगड़े के सही तरह से सही समय पे मिल जाए। तो पहली चीज है, आपको बहुत अच्छे एस्टेट प्लानिंग लॉयर से मिलकर ही विल बनानी चाहिए। विल इज योर ब्लैंक चेक फॉर ऑल योर प्रॉपर्टी। ये आपने एक चेक लिखा अपनी सारी संपत्ति का, तो इसमें आपको खर्चे की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि विल बनाने में मुझे इतना खर्चा हो रहा है। भाई आपकी सारी संपत्ति का देखो ना, कितनी बड़ी संपत्ति है, उससे मुकाबले में विल बनाने की कॉस्ट तो नेग्लिजिबल ही होगी। ये पहली चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको अपने कंप्लीट एसेट्स की डिटेल बनानी चाहिए और पहले लिखना चाहिए प्राइमरी बेनिफिशियरी, फिर लिखना चाहिए कंटिंजेंट बेनिफिशियरी। मेरा पहला बेनिफिशियरी ये है, ये नहीं तो ये नहीं। तीसरा, अगर मेरे पे फिजिकल एसेट्स हैं, रियल एस्टेट है, ज्वेलरी है, गैजेट्स हैं, इनको स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें परसेंटेज मत लिख के जाओ है ना। आपने कहा मेरे पे लैंड है, आधी बड़े लड़के को, आधी छोटे लड़के को, ये तो बताया नहीं कौन से वाला पार्ट किसको मिलेगा। अब दोनों भाइयों को सड़क के पास वाली लैंड चाहिए, तो आपने कहा छोड़ा झगड़ा। पर अगर आप पे रियल एस्टेट है, रियल एसेट्स हैं, फिजिकल एसेट्स हैं, आपको लिखना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट इसका, ये वाला पार्ट इसका, ये वाला मकान इसका, ये वाला मकान इसका, ये वाला फ्लोर इसका, ये वाला फ्लोर इसका, राइट। तो उसको स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूट करके जाइए। बहुत सारे लोग वो डिस्प्यूट छोड़ जाते, राइट। हमेशा इमेजिन करिए, जिसको आपने संपत्ति दी उसकी मृत्यु आपसे पहले हो सकती है, वो इनकैप्सुलेट हो सकता है आपसे पहले, तब क्या होगा, तब किसको जाएगी। इसको जरूर इनकॉर्पोरेट करें। कभी भी बेनिफिशियरी को विल का विटनेस ना बनाएं। बेनिफिशियरी या बेनिफिशियरी के स्पाउस इस विल के विटनेस नहीं हो सकते। ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अगेंस्ट है। तो सपोज मैंने अपनी संपत्ति अपने बेटे को दी, तो ना तो मेरा बेटा ना उसकी वाइफ इस विल के विटनेस बन सकते हैं। ये उनके लिए बहुत गलत होगा अगर वो इसके विटनेस बन गए, राइट। तो बेनिफिशियरी को कभी भी विटनेस ना बनाए। चौथी चीज, विटनेस को ये जानना जरूरी नहीं है विल के अंदर क्या लिखा है। विटनेस खाली इस बात की गवाही दे रहा है कि उसने आपको साइन करते हुए देखा। तो अगर मेरी विल है और मैं आपको विटनेस कराना चाहता हूं, तो मैं आखिरी वाला पेज खोलूंगा जहां मेरा नाम लिखा है, वहां पे साइन करूंगा आपके सामने और आप कहूंगा इसके नीचे साइन करो। कई बार क्या होता है कि दोनों विटनेस एक साथ नहीं होते। एक विटनेस एक बार आया, दूसरा विटनेस दूसरी बार आया, तो दोनों को मुझे साइन करते हुए देखना चाहिए। पहला विटनेस जब आया तो उसके सामने मैंने साइन करा, उसने नीचे साइन कर दिया कि मैंने साइन करते हुए देखा। अगले दिन दूसरा विटनेस आया, मैंने दोबारा साइन करे उसी विल पे वहीं पे, और दोबारा उसके साइन ले ली, जिससे कि दोनों कहेंगे कि जी हाँ मैंने ये वाला साइन देखा, मैंने ये वाला साइन देखा, राइट। तो विटनेस को आपके सिग्नेचर करते हुए देखना अनिवार्य है, नहीं तो वो विटनेस नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज विटनेस है, राइट। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जी। आप मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन की विल सिंगल में मत बनाइए। अगर आपकी प्रॉपर्टी अलग अलग कंट्रीज में है तो हर कंट्री की विल सेपरेट बनाइए। एक विल के अंदर अलग अलग कंट्रीज के एसेट मत डालिए। ये आपके नेक्स्ट जनरेशन को बहुत तकलीफ देने वाले हैं। अगर एक ही विल के अंदर कई कई कंट्रीज के एसेट होंगे, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होगी उसको इम्प्लीमेंट कराने। तो ये कुछ चीजें हैं जो टॉप ऑफ द माइंड है कि भाई ये गलतियां लोग जनरली करते हैं अपनी विल के साथ।
बिल्कुल। सर, एक और चीज़ आपने कही कि अगर कोई विल बना रहा है तो उस दौरान आपको ये परसेंटेज आप डिवाइड कर दीजिए, ये बता दीजिए कि इसको इतना हिस्सा जाएगा, उसको इतना हिस्सा जाएगा। अब ऐसे में जब विल बनाई गई हो उसी टाइम आप ये डिलीवर कर दें, उसी टाइम आप ये बता दें सारी चीज़ें कि आपको इतना इतना हिस्सा जो है वो हम दे रहे हैं, ताकि बाद में वो स्थिति ना बने विवाद की। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, राइट? पर जहां तक मेरे को समझ है और जितना मैंने दुनिया को देखा है और लोगों के साथ इंटरेक्ट करके देखा है, बताना हमेशा अच्छा होता है ना बताने से, राइट? क्योंकि उससे क्या होता है, एक्सेप्टेंस आती है। इंडियन बच्चे क्या है, वो जब पेरेंट्स के मुंह से सुनते हैं ना कि हम ऐसा करना चाहते हैं, तो उसकी एक्सेप्टेंस बहुत हाई। अगर बाद में सरप्राइज की तरह जाता है तो उसकी एक्सेप्टेंस कम है। तो मेरे हिसाब से बताना चाहिए, पर क्यों लोग नहीं बताते? वो कहते हैं जो झगड़ा कल होना है वो आज क्यों करें, राइट? हम विलेन क्यों बने, राइट? आपस में सुलटा लेंगे, भाई इनके साथ जो होना है वो होना है, मैं अपना बुढ़ापा क्यों खराब करूं, राइट? पर ये सब जो रीजंस है ना, इसमें पेरेंट्स सेल्फिश एक्ट कर रहे हैं, और पेरेंट्स सेल्फिश नहीं हो सकते। ये बात मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि एक पेरेंट सेल्फिश हो सकता है। पेरेंट्स बहुत बार पहले भी बच्चों की लाइफ में विलेन बन चुके हैं, बचपन से आज तक बनते ही आ रहे हैं। बार बार जब उनको टोका है तो एक बार और बनो उनकी भलाई के लिए, राइट? तो मैं तो हमेशा कहूंगा, प्लीज प्लीज रिवील योर विल ओपनली टू योर चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउसेस। मैं एक कदम और आगे जाता, बच्चों को मत बताओ, उनके स्पाउसेस को भी बता दो कि हमने ऐसा किया है। अब किसी का कोई सजेशन हो तो अभी बता दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाद में जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, उस दौरान कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। आप बोलते हैं कि हमें ये चाहिए नहीं था, हमें दूसरा वाला चाहिए था। उस दौरान फिर विवाद की स्थिति सर बन जाती है। नहीं, जब आप ओपनली डिस्कस करेंगे ना, तो दिल के अरमान बाहर आते हैं, भाई हम ये चाहते हैं, राइट? और वो बड़ा अच्छा है। इनमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप आराम से कर सकते हो, बिना किसी दूसरे के दबाव में या बिना किसी दूसरे के साथ अन्याय करे हुए। जी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं कर पाओ। जो आप कर पाओगे ओपनली बोलो, ये मैं कर दूंगा चेंज। जो नहीं कर पाओगे स्पष्ट बोलो कि इस वजह से मैं नहीं कर सकता। पर अब इसका एक्सेप्टेंस हायर है, क्योंकि पेरेंट्स ने बोल के गए सबके सामने हमने ऐसा किया है। अब इसमें ये नहीं कह सकता कि आपने मेरे साथ गलत कराया, आपने पेरेंट को इन्फ्लुएंस किया, आपने उनको बगड़ा कर मेरे अगेंस्ट कुछ काम करा, क्योंकि पेरेंट खुद ही बोल के जा रहे हैं, राइट? तो अच्छा तो रहेगा कि आप जरूर बताएं। बिल्कुल। सर, इन केस अगर किसी ने विल बनाई ही नहीं है तो उस दौरान बंटवारे को लेकर कानून क्या कहता है? इंडिया में दो तरीके के सक्सेशन होते हैं, टेस्टेट और इनटेस्टेट। अगर आप विल या ट्रस्ट बनाकर आपकी मृत्यु होती है तो उसे कहते हैं टेस्टेट सक्सेशन प्लान, और बिना विल या ट्रस्ट बनाए अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं इनटेस्टेट। तो इनटेस्टेट सक्सेशन में हमारे यहाँ सक्सेशन लॉज बने हुए हैं जो रिलीजन बेस्ड है, धर्म के अनुसार। तो हर धर्म का अपना संपत्ति को लेके अधिकार का कानून है अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए बिना विल बनाए। तो हिंदूज की संपत्ति हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार बढ़ती है। मुस्लिम्स की संपत्ति मुस्लिम सक्सेशन एक्ट 1937 के हिसाब से बढ़ती है। क्रिश्चियंस, जूस, पारसीज, इनकी संपत्ति बढ़ती है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग। तो लॉ किस बात पे डिपेंड करता है, आपका रिलीजन क्या है जी। और अगर आप गोवा में रहते हैं तो आपकी संपत्ति किसी इंडियन एक्ट के अनुसार बढ़ती ही नहीं, आपकी संपत्ति बढ़ती है पोर्चुगीज फैमिली एक्ट के अनुसार, जिसको हमने गोवन सिविल कोड में कन्वर्ट कर दिया। तो प्रॉपर्टी लॉ डिपेंड्स ऑन द रिलीजन और योर प्लेस ऑफ लिविंग, राइट? अब ये हर लॉ में जो अधिकार हैं ऑफ द इनहेरिटर्स वो डिफरेंट हैं। जैसे हिंदूज में मेल और फीमेल के लीगल हेयर्स डिफरेंट है, क्रिश्चियंस में मेल और फीमेल के सेम है, मुस्लिम्स में मेल और फीमेल के डिफरेंस है। तो ये डिपेंड करेगा अब आपका रिलीजन क्या है और आप रहते कहाँ हैं, उसके अनुसार डिसाइड होगा किसको क्या मिलेगा और किस किस को मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। ये सब क्लियर लिखा हुआ है।
सर अगर रिलीजन के हिसाब से मान लीजिए किसी ने विल नहीं बनाई है और उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ गई है, तो क्या उस दौरान भी ऐसा होता है? कई क्या ऐसे केसेस सामने आए हैं कि जिसमें कहा गया हो कि हमें तो ये जो प्रॉपर्टी हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, हमें ज़्यादा हिस्सा चाहिए था, कुछ भी इस तरीके का? क्या ऐसे कोई केसेस आपके सामने आए हैं कि ऐसा होता है? नहीं तो अगर आपने विल नहीं बनाई और आपकी डेथ हो गई तो आपके बच्चों का एक अधिकार है कानून के अंदर जो वेल डिफाइंड है, राइट। पर जरूरी नहीं है लोग उस कानून को माने, राइट। हमारे यहाँ माइट इज राइट, राइट। कोई एक बच्चा है वो उस घर में रह रहा है जो फादर का है, बाकी नहीं रह रहे, वो रहता ही रह गया, बाकी उनका अधिकार है, तो उसको कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पड़ेगा बाकी बच्चों को कि भाई हमें हिस्सा दिलाओ, राइट। तो अगर आपके बच्चों ने या आपके लीगल हेयर्स ने आपकी संपत्ति का बंटवारा कानून के अनुसार नहीं किया, या किसी बच्चे को लगता है नहीं किया उन्होंने, तो वो कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं और कानून में केस फाइल कर सकते हैं कि हमें हमारा हिस्सा दिलाइए जो हमें हमारा अधिकार है एज पर द सक्सेशन एक्ट वी आर गवर्न्ड बाय। वो पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, तो ये पॉसिबिलिटी जो है वो है। सर लौटी हूँ मैं आपके पास, चूँकि बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से दर्शकों के जो सवाल हैं वो भी आ गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर जैन से, आप अपना सवाल जो है वो हमें भेजना चाहते हैं, तो आप अपना सवाल देखिए कैसे भेज सकते हैं। बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। हर वीक ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तब क्या होगा, और एस्टेट प्लानिंग से जुड़े हुए तमाम आपके सवाल भी होते हैं। अब ऐसे में आप अपना सवाल कैसे पूछ सकते हैं वो जान लीजिए। देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है, आपको एस्टेट लिखना है, आपको व्हाट्सएप कर देना है अपना सवाल 9354027995 पर। इस नंबर पर आपको अपना सवाल एस्टेट लिखकर व्हाट्सएप करना है। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और यूट्यूब के जरिए आप सवाल बहुत ही आसान तरीके से देखिए पूछ सकते हैं। आपको हमारे प्रोग्राम पर जाना होगा और उसके बाद वहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में आपको अपना सवाल टाइप कर देना है। और आपको एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे तो वहाँ पर डॉक्टर दीपक जैन का नंबर भी मेंशन होगा। आप चाहें तो डायरेक्ट उनसे सवाल पूछ सकते हैं। अब देखिए अमर उजाला द बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में सवाल भी आ गए हैं। उनमें से कुछ सवालों को हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। मुरादाबाद से महावीर सिंह हैं, उनका सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि अगर विल में एक संपत्ति 2 वारिसों के नाम लिखी हो तो विवाद कैसे सुलझेगा? अगर एक विल में संपत्ति 2 वारिसों के नाम लिखी है और उनका परसेंटेज तय नहीं हुआ, तो लॉ एज्यूम करेगा कि वो दोनों बराबर के मालिक हैं और उसको 50-50 डिवाइड कर देगा। पर ये एक गलती है उस विल बनाने वाले की कि उसने स्पष्टता नहीं छोड़ी, राइट। तो ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगा किसको कितना परसेंट मिलेगा, जनरली इक्वली डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल, तो क्लैरिटी, जैसा कि सर आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो अक्सर लोग गलती करते हैं कि क्लियर वो चीज़ें नहीं करते हैं, तो क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। पटना से सुप्रिया सिंह हैं, वो पूछ रही हैं कि क्या पति पत्नी अलग अलग विल बना सकते हैं? हाँ, पति पत्नी अलग अलग विल बना सकते हैं, राइट। और ये विल रेसिप्रोकल भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। रेसिप्रोकल मतलब मिरर विल, मतलब पति ने अपनी विल में कहा मेरे बाद मेरे सब कुछ मेरी पत्नी का, पत्नी ने कहा कि मेरे बाद सब कुछ मेरे पति का। फिर दोनों ने अपनी अपनी विल में लिखा कि हम दोनों में से, अगर सपोज पत्नी ने अपनी विल में लिखा अगर मेरे पति की मृत्यु मेरे से पहले हो जाती है और मेरी मृत्यु बाद में होती है तो मेरी संपत्ति इसको जाएगी। पति ने भी ये लिखा अगर मेरी पत्नी की मृत्यु पहले हो जाती है, मेरी बाद में होती है, तो हमारी संपत्ति ऐसे जाएगी। तो ये रेसिप्रोकल होकर उसके बाद डिसाइड कर सकती है कि किसको क्या मिलेगा। पर ये ऐसे भी हो सकती है कि पति अपनी सारी संपत्ति बड़े बेटे को दे रहा है और पत्नी छोटे बेटे को दे रही है, ये इनके बेनिफिशियरी अलग भी हो सकते हैं। पर हाँ, पति और पत्नी अलग अलग विल बना सकते हैं। प्लीज आप एक चीज को ध्यान में रखिए, पति और पत्नी के बीच में जो एसेट्स हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं। एक तो पति के ओन्ड एसेट्स हैं, एक पत्नी के ओन्ड एसेट्स हैं और एक उनके जॉइंट एसेट्स। पति का पूरा अधिकार है अपने ओन्ड एसेट्स किसी को भी दे, पत्नी को अधिकार है अपने ओन्ड एसेट्स अपनी विल में किसी को भी दे।
और जो जॉइंट एसेट्स हैं उसमें आप अपना हिस्सा, चाहे पति हो या पत्नी, किसी को भी दे सकते हैं। तो ये आपके मूल अधिकार हैं, चाहे वो विल आप सेपरेट बनाए या जॉइंटली बनाए। जॉइंट विल भी पॉसिबल है, अलग अलग विल भी पॉसिबल है। इंडिया में जॉइंट विल को रजिस्टर कराने में कुछ जगहों पे प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए हम कहते हैं अलग अलग बनाना बेटर है देन सेम। मे बी आपके यहाँ सब रजिस्ट्रार जॉइंट विल को एक्सेप्ट न करें, अदरवाइज इट्स पॉसिबल। जी सर, क्या ऐसा ज़रूरी है कि अगर दोनों अलग अलग विल बना रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी कि दोनों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक दूसरे को बताना क्या ज़रूरी होता है? बिल्कुल नहीं, विल इज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट टिल यू आर अलाइव। जरूरी होता नहीं है, पर बताना अच्छा रहता है, हम ये कहते हैं। राइट, मतलब कानून की तरफ से कोई औपचारिकता नहीं है कि विल बतानी ही पड़ेगी। आपकी विल एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, जब तक आप जिंदा हो। किसी अगर आपने इसको रजिस्टर भी कर दिया तो सब रजिस्ट्रार इसकी कॉपी नहीं देंगे किसी को भी, जब तक वो आपका डेथ सर्टिफिकेट ना देख ले। राइट, तो ये आप ही निकाल सकते हो इसकी कॉपी, कोई और जान के ले भी नहीं सकता। पर क्या बताना चाहिए या नहीं चाहिए वो अलग क्वेश्चन है। राइट, हम मानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इन स्टेट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओपननेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे झगड़े कम होते हैं। बिल्कुल। अगर आप कोई चीज छुपा के रखते हो, झगड़ों के चांस बढ़ जाते हैं। उसी कारण से हम कहते हैं। बिल्कुल सर, रोहतक से पवन शेरावत हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या किसी गवाह की मृत्यु के बाद विल अमान्य हो जाती है? नहीं, देखिए लॉ क्या कहता है कि दो व्यक्तियों ने आपको साइन करते हुए देखा। लॉ फर्दर कहता है कि कल को ये विल चैलेंज हुई और इन दोनों गवाहों में से दोनों या इनमें से एक जिंदा हो, तो उसको कोर्ट में जाके गवाही देनी पड़ेगी कि मैंने उनको साइन करते हुए देखा। पर सपोज दोनों गवाहों की मृत्यु हो गई तो विल अभी भी मान्य है, पर अब और तरीकों से ये प्रूव करा जाएगा कि ये सिग्नेचर उसी गवाह के, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट या कोई वीडियोग्राफी हो या कुछ उस टाइप की चीज हो, उस कोलैबोरेटिव एविडेंस को यूज किया जाएगा टू प्रूव कि ये विल प्रॉपर है और गवाहों ने इस पे साइन करे और उन्होंने देखा था इस व्यक्ति को साइन करते। बिल्कुल। तो सर क्या अगर दोनों की, जैसा कि आपने कहा कि अगर दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान जब साइन किए जा रहे हों तो दोनों का ये वहां पर ये पता होना चाहिए कि एक दूसरे ने जो साइन किए हैं और दोनों ने देखा है, तो क्या उस दौरान वीडियोग्राफी भी कराई इसकी जाती है ताकि जो सबूत है वो डिजिटली रखा जाए? वीडियोग्राफी कराई जा सकती है। आजकल तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो जहाँ पे बिल साइन हो रही है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होगा, वो वैसी वीडियो बन गई होगी। राइट, मैं और भी बहुत चीज दे सकता हूँ आपको तरीके। आप क्या करें, जब जिनको भी विटनेस बनाया, जबकि ये प्रैक्टिस इंडिया में कम है पर होनी चाहिए, आप उनसे एफिडेविट ले लीजिए, है ना। 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लो, उस पर एक एफिडेविट ले लो उससे कि मैंने इनको साइन करते हुए देखा और मैंने बिना किसी दबाव के इन्होंने विल बनाई है। अब ये गवाही से भी नहीं मुकर सकता विटनेस, क्योंकि उसने अब शपथ पे लिख के दिया, शपथ पत्र पे कि साइन करे हुए, वो गवाही से मुकरेगा तो उसको जेल हो जाएगी, क्योंकि उसने एफिडेविट भी दिया हुआ है। राइट, वो आपके बच्चों के लिए कितनी बढ़िया चीज है कि आपने विटनेस का एफिडेविट भी ले लिया साथ में कि मैंने साइन करते हुए देखा है। राइट, तो आप बहुत चीजें कर सकते हो ऐसी जो जो डिफिकल्ट कर दें कि आपकी विल को कल को कोई चैलेंज कर पाए, है ना। और विटनेस आप मान के चलिए विल में बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। विल की को चैलेंज करने का सबसे आसान तरीका विटनेस का ये कहना होता है कि मैंने तो साइन करते हुए नहीं देखा, ये सिग्नेचर मेरे हैं ही नहीं, ये तो फॉल्स सिग्नेचर है। पर अगर आपने वीडियोग्राफी करी हुई है, आपने प्रॉपर उसके एफिडेविट लिया हुआ है, तो उसको मुकरना मुश्किल हो जाएगा। राइट, तो आपको इंश्योर करना है। और ना लाइफ बड़ी अनसर्टेन है। ये जो विटनेस है ये आपका तो दोस्त है, क्या ये आपके बच्चों का भी ऐसे ही दोस्त होगा? क्या उनके साथ कोई इशू, इसका इशू क्रिएट हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा? कई बार मैंने ये भी देखा, विटनेस कहते हैं तुम्हें तो 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, मुझे क्या मिलेगा? तो ये सब, और आपको मान के चलना पड़ेगा ऐसा कुछ होने ही वाला है आपकी विल के साथ, और उसको प्रिवेंट करने के तरीके पहले से ही क्रिएट करिए आप जब विल बनाए। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा एक एक्सपर्ट इनहेरिटेंस प्लानिंग लॉयर को इन्वॉल्व करे इस प्रक्रिया में, क्योंकि जो कुछ आपके साथ फ्यूचर में हो सकता है आप वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल।
और जो एक अच्छा लॉयर है वो उसको इमेजिन भी करेगा और उसके तोड़ पहले ही निकाल के उसके अंदर डाल दे। बिल्कुल। और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज आप बता रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट क्लॉज अगर एक्सपर्ट उसमें डाल देंगे तो किसी भी तरीके की जो विवाद की स्थिति है, जो कभी इन केस फ्यूचर में बनती है, तो वो भी विवाद की जो स्थिति है वो भी खत्म हो जाएगी। सर, विल को बनवाने में कौन कौन से ऐसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि चाहिए होते हैं? लीगली स्पीकिंग कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, पर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। पहली इंफॉर्मेशन मुझे क्या चाहिए, मुझे आपका कोई आईडी कार्ड चाहिए जिससे कि मैं प्रूव कर सकूं कि आप वही हो, है ना। वो चाहे आपका आधार कार्ड हो, पासपोर्ट नंबर हो, आपका पैन नंबर हो। जैसे मैं कहूँ हनुमान सिंह, इसी हनुमान सिंह तो कई हो सकते हैं ना, तो हनुमान सिंह कौन से वाले, जिनका आधार कार्ड नंबर ये है, जिनका पैन कार्ड नंबर ये है और मेरे से ये रिश्ता है, या उनके सन है, या उस तरीके से। तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरी इंफॉर्मेशन मुझे क्या चाहिए, मुझे आपकी संपत्ति का विवरण चाहिए। जी। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप मुझे दे सकते हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन दीजिए, डॉक्यूमेंट दीजिए। मुझे डॉक्यूमेंट लगाने नहीं है विल के साथ, मुझे वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर डालनी है जिससे कि उसमें कोई विवाद ना हो। राइट, तो डॉक्यूमेंट्स अगर आप मुझसे कहें कि विल बनाते हुए क्या चाहिए, मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, पर मुझे इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आप मुझे दे पाएंगे, कुछ मैं आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट में से निकाल कर विल में इनकॉर्पोरेट कर लूं, इसलिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए होंगे। बिल्कुल। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए होती है जब आप विल बनाने की सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं। सर, वसीयत लिखने के बाद क्या इसे सील लिफाफे में रखना ज़रूरी है? क्योंकि काफ़ी लोगों का ये भी, हालांकि आपने ये भी बताया कि इसको आप कोशिश करिए कि आप इसकी कॉपी रखिए, इसे आप कोशिश करिए कि अपने घर वालों के साथ आप बता दीजिए, लेकिन वसीयत लिखने के बाद क्या इसे सील लिफाफे में रखना ज़रूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप अपने घर के सामने चिपका दो इसको रूम में, कोई फर्क नहीं पड़ता, विल तब भी वैलिड है। राइट, विल को प्राइवेट रखना है ना रखना आपके लिए ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है। तो सील्ड लिफाफे में लोग इसलिए रखते थे कि क्योंकि मेरे मृत्यु से पहले कोई इसे खोल के ना पढ़े, कि इससे उनको लगता था विवाद क्रिएट हो जाएगा, या मैं किसी के सामने बुरा नहीं बनना चाहता, तो इसलिए वो सील्ड लिफाफे में रखते थे। पर एज पर लॉ देयर इज नो कंपल्शन। जी। अगर मान लीजिए सर विल विदेश में बनाई गई है तो क्या वो इंडिया में भी मान्य होगी? मैंने पहले आपसे कहा मान्य होगी, राइट, पर क्या आपको ऐसा करना चाहिए? क्योंकि जो विदेश में बनी हुई विल है उसमें विदेश के गवाह हैं और वो विदेश में एग्जीक्यूट हुई है। सपोज एक आदमी है, वो यूएस में रहता है और उसकी कुछ संपत्ति इंडिया में, कुछ यूएस में। उसने एक सिंगल विल बना दी जिसमें इंडियन एसेट्स भी हैं, यूएस एसेट्स भी हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट करना इंडिया में उसके बच्चों के लिए, लीगल हेयर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। जी। और मुश्किल क्यों है? पहली मुश्किल ये है कि इसे सबसे पहले यूएस में प्रोबेट कराना पड़ेगा, सर्टिफाई कराना पड़ेगा यूएस कोर्ट से, जो कि एक मुश्किल काम है और खर्चीला काम है। जब वहां पे प्रोबेट हो जाएगी तो इस प्रोबेट की कॉपी को एपोस्टाइल करके इंडिया भेजना पड़ेगा। जब ये एपोस्टाइल कॉपी इंडिया में आएगी तो इंडियन कोर्ट इसको दोबारा प्रोबेट करेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होंगी, एसेट्स ट्रांसफर होंगे। अब इसकी जगह और तीसरी प्रॉब्लम क्या है, इंडियन कोर्ट जब प्रोबेट करेंगे वो कहेंगे विटनेस की गवाही कराओ। तो जो आपका विटनेस वहां पे यूएस में बैठा हुआ है, आपको उसको फ्लाई करके इंडिया बुलाना पड़ेगा और वो गवाही देगा। तो ये सब इश्यूज है। पर इसकी जगह अगर मैं क्या करता, मैं इंडिया में ही विल बना देता, इंडिया में इंडियन एसेट्स की विल बनाता, यूएस में यूएस एसेट की विल बना। अब इसको प्रोबेट की जरूरत ही नहीं है जी। ये बिना प्रोबेट के रजिस्टर्ड विल के बेसिस पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि वो वैध है या नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आपके बच्चों के लिए अच्छा तरीका और आसान तरीका क्या। बिल्कुल। तो विल जुरिस्डिक्शन स्पेसिफिक होनी चाहिए, इंडियन विल फॉर इंडियन एसेट्स, फॉरेन विल फॉर फॉरेन एसेट्स। यानी कि अलग अलग कंट्रीज में आप कोशिश करिए कि अलग अलग कंट्रीज के आप जो विल हैं वो आप बनवा लें, अगर दोनों जगह आपके एसेट हैं तो। सर, कुछ सवाल आ गए हैं दर्शकों के हमारे पास, उन सवालों को हम शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। शामली से रमेश सैनी हैं। सर, वो पूछ रहे हैं कि पिता की मृत्यु के बाद माँ को जो पेंशन मिलती है क्या उसमें बेटी का अधिकार होता है? ये जो क्वेश्चन है ना, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है ऑन द
जो पेंशन दे रहा है उस कंपनी के ऊपर या उस एंटिटी के ऊपर, राइट। तो पिता की मृत्यु के बाद जनरली स्पाउस को पेंशन मिलती है, बच्चों को पेंशन नहीं मिलती। जी। कुछ कंपनीज में डिपेंडेंट चाइल्ड को पेंशन मिलती रहती है, कुछ कंपनीज में शेयर हो जाती है माँ और डिपेंडेंट बच्चे के बीच में। इसके अलावा कुछ केसेस में देखा गया है कि स्पेशल चिल्ड्रन है ना, जो बच्चे कभी एडल्ट होंगे ही नहीं क्योंकि वो मेंटली अनसाउंड है या फिजिकली इनकेपेसिटेड है, उनको पेंशन मिलती रहती है। अगर बच्चा सक्षम है, ठीक ठाक है, तो नहीं मिलेगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है कि जो कंपनी पेंशन दे रही है, जो एंटिटी पेंशन दे रही है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे जो भी एंटिटी हो, उसके रूल बुक क्या कहते हैं। कानूनी तौर पर इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि पेंशन का अधिकारी कौन होगा। वो कानून नहीं डिसाइड करता, वो कंपनी के रूल्स डिसाइड करते हैं जो पेंशन दे रही है। जी बिल्कुल। तो अलग अलग देखिए प्लेटफॉर्म से हमारे पास सवाल तमाम आ रहे हैं। आप जिस तरीके से अपना प्यार दिखा रहे हैं, आपकी जो जिज्ञासा है वो सवालों के ज़रिए इसमें दिख रही हैं हमारे प्रोग्राम में, कि आप अलग अलग जगहों से अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमसे सवाल पूछ रहे हैं। यूट्यूब से सर सवाल आया है, कुमार सौरभ हैं, वो पूछ रहे हैं कि हिंदू उत्तराधिकार में मिताक्षरा क्या होता है, ये कब और कैसे काम करता है? तो हिंदू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या HUF दो तरीके की होती है, मिताक्षरा और दया भागा। दया भागा बंगाल, असम और कुछ पार्ट ऑफ ओडिशा में प्रेवलेंट है, बाकी सब जगह मिताक्षरा है। दोनों में फर्क क्या है? मिताक्षरा में सर्वाइवरशिप से उत्तराधिकार तय होता है और दया भागा में सक्सेशन से होता है। फर्क क्या है? मिताक्षरा में प्रॉपर्टी फैमिली की है, जैसे ही बच्चा ऐड कोख में आया माँ के, वो उत्तराधिकारी बन गया। जैसी उसकी मृत्यु हुई, वो उसका उत्तराधिकार खत्म हो गया। तो वो वेरी करता रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स इन अ फैमिली, और प्रॉपर्टी हमेशा किसकी रहती है? फैमिली। तो मिताक्षरा ज्यादा प्रेवलेंट है। दया भागा में सक्सेशन है कि प्रॉपर्टी हमेशा पिता की है और पिता के जो लीगल हेयर्स है उनको बटेगी। तो वहां पे डेफिनेट है शेयर, और मिताक्षरा में वो शेयर कम ज्यादा होते थे डिपेंडिंग ऑन बर्थ एंड डेथ, राइट। और मिताक्षरा ज्यादा प्रेवलेंट है इंडिया में, दया भागा बहुत सीमित स्टेट्स में होती है। पर ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए है खाली, ये आपकी पर्सनली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे मिताक्षरा दया भागा का काम नहीं करता। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कुमार सौरभ आपको अपने सवाल का जो जवाब है वो मिल गया होगा। अजमेर से सर प्रेम प्रकाश हैं, वो उनका सवाल आया है, वो ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने संपत्ति खरीदी है तो वो कब और कैसे पुश्तैनी बन जाती है? अगर आपने संपत्ति खुद खरीदी है तो पुश्तैनी कब बन सकती है? या तो आप उसको ट्रांसफर कर दो, हम कहते हैं फैमिली हॉच पॉच में, मतलब आप उसको खुद ही कह दो कि ये अभी आज से ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहा हूं मैं, इसे गिफ्ट डीड कर दो अपनी HUF। एक तरीका तो ये, राइट। खरीदी हुई प्रॉपर्टी तो इस तरीके से ही बन सकती है। हाँ, जो आपको अपने पूर्वजों से अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी मिली वो एंसेस्ट्रल ही होती है। बट आपको याद रखना पड़ेगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है। एनी प्रॉपर्टी रिमेनिंग अनडिवाइडेड सिंस 1956 इज एंसेस्ट्रल। अगर एक बार एक संपत्ति का डिवीजन हो गया, वो एंसेस्ट्रल नहीं रहती। तो आप जो सोचते हैं ना दादा लाई प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है ना, परदादा लाई प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है, वो गलत है। वो गलत है। एंसेस्ट्रल तभी है जब उसमें अनडिवाइडेड शेयर हो। मुझे पता है कि मेरे फादर, मेरे चाचा और ताऊ का इस जमीन में हिस्सा है 1/3, कौन सा हिस्सा ये नहीं पता, और ये हमारी पुश्तों से चली आ रही है, अब ये एंसेस्ट्रल है। एक बार मेरे दादा, ताऊ और चाचा ने डिवीजन कर लिया, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, अब ये एंसेस्ट्रल नहीं रही, अब ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई। तो हमें बड़े ध्यान से सोचना पड़ेगा क्या जो संपत्ति हम बात कर रहे हैं वो एंसेस्ट्रल है या नहीं। बिल्कुल सर, एक और सवाल आया है यूट्यूब से ही है, और ये सवाल देखिए भेजा है दिनेश सिंह ने।
उनका पूछना है सर कि अगर पति पत्नी के कोई बच्चा नहीं है, पति के गुजरने के बाद जमीन में पत्नी का हक होता है या नहीं? तो मैं मान के चल रहा हूँ दिनेश जी, आप एक हिंदू हैं और ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, और आपने विल नहीं बनाई और आपकी मृत्यु हो गई, आपका कोई बच्चा नहीं है और आपकी पत्नी अलाइव है, तो एक हिंदू मेल के लीगल हेयर्स कौन कौन होते हैं अगर उसकी डेथ हो जाए बिना विल बनाए? सबसे पहले होती है उसकी मदर, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, चाहे वो बेटा हो या बेटी, और किसी बच्चे की मृत्यु हो जाए जिसके बच्चे या स्पाउस जिंदा है, तो जिस बच्चे की मृत्यु हुई उसका एक हिस्सा है। आपके क्वेश्चन से ये प्रतीत होता है कि ना तो आपकी माता जिंदा है, ना ही उस व्यक्ति की कोई बच्चा है, तो सारी संपत्ति वाइफ की हो जाएगी, राइट? अगर ये सिचुएशन, अगर उनमें से कोई जिंदा है तो उनमें वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सारे सवालों का जो जवाब है वो मिल गया होगा। सर, क्या पेंशन या ग्रेच्युटी को भी विल में शामिल किया जा सकता है? ग्रेच्युटी को तो डेफिनेटली शामिल करा जा सकता है विल में, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ग्रेच्युटी आपका अधिकार है, आप जो संपत्ति मिलेगा पैसा वो आपको कि मेरे बाद इसको बांट देना। पेंशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि पेंशन का अपना एक्ट है और कंपनी के अपने नियम है जो पेंशन दे रहा है। अगर वो नियम अलाउ करता है आपको उसको विल करना तो आप विल कर सकते हो, अदरवाइज जो नियम है उसके हिसाब से बटेगी। जी बिल्कुल। सर, एक आखिरी सवाल, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव आपका है जिन्होंने अभी तक विल नहीं बनाई है? उनको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए सर, और किन बातों का ध्यान उनको रखना चाहिए? पहले तो मैं कहूंगा आज ही बना लो, राइट? आप अभी तक डिले करते आ रहे हो और मुझे पता है आप सबको पता है विल बनानी है, पर किसी वजह से आप उसको नहीं बना रहे क्योंकि आप सोचते हो मैं परफेक्ट विल बनाऊंगा। परफेक्ट विल नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ विल वन इज बेटर देन विल नन, बिल्कुल, है ना? कुछ तो बनाओ, शुरुआत तो करिए और धीरे धीरे से परफेक्ट कर सकते हो कि विल हमेशा रेवोकेबल है, चेंजेबल है। जैसे ही आप नई विल बनाओगे पुरानी विल अपने आप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। तो पहली चीज है बनाइए आज, जैसे ही बना सकते हो वैसे ही बनाओ, पर कम से कम बनाओ, राइट? दूसरा, इस बात की फिक्र ना करें कि मेरी संपत्ति घटती बढ़ती रहती, राइट? अगर आपकी संपत्ति घटती बढ़ती रहती है तो मैं विल ऐसी बना सकता हूं कि चाहे वो संपत्ति घटे या बढ़े वो विल अभी भी सही, राइट? मैं इस तरीके से विल को तो वर्डिंग ऐसे कर सकता हूं, राइट? तीसरा, जब भी आप विल बनाएं एज्यूम द वर्स्ट, बुरे से बुरा क्या हो सकता है उसकी सिचुएशंस उस विल के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि विल अच्छे के लिए नहीं बनती, वो बुरे से लड़ने के लिए बनती है। अगर वो नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, पर अगर वो सिचुएशन ही ना हो और हो गई वो चीज तो उसकी जो खमियाजा है, उसकी जो कॉस्ट है वो आपके बच्चों को देनी पड़ेगी, वो हम नहीं चाहते, राइट? आखिरी बात, विल को प्रॉपरली बनाएं, टाइप करें, रजिस्टर करें, हो सकता है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनाएं, प्रॉपर गवाही इसमें दें, राइट? एग्जीक्यूटर जरूर अपॉइंट करें, ऑल्टरनेट बेनिफिशियरी बनाएं, हमेशा सिंगल बेनिफिशियरी ना बनाएं, अपनी सारी संपत्ति को इंक्लूड करें, इंक्लूडिंग डिजिटल एसेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये विल कंप्लीट होनी चाहिए और इसमें रेसिड्यूरी क्लॉज जरूर होना चाहिए कि जो कुछ मैंने इस विल में नहीं लिखा, कल को अगर मैं वो ओन करता हूं तो वो इसको मिलेगा इस प्रोपोर्शन। आखिरी चीज जो आपने विल में डाल सकते हैं, इसमें एक नो कॉन्टेस्ट क्लॉज डाल दीजिए कि जो इस विल को चैलेंज करेगा उसको इस विल से कुछ नहीं मिलेगा, है ना? जिसे चैलेंज करना मुश्किल कर दीजिए, आसान मत करिए। जी बिल्कुल। तो अगर आप विल बनाने की सोच रहे हैं, देखिए यही सही समय है और आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप विल बना लीजिए। और जो बातें आपको बताई हैं सर ने, उन बातों का भी ध्यान आपको रखना है। कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि जब भी विल बनाएं तो क्लैरिटी ज़रूर रखें। इसके अलावा सारे एस्टेट आपको इसमें इंक्लूड करने हैं। अगर आपके पास डिजिटल एसेट हैं तो उनको भी इसमें इंक्लूड करना है। साथ ही अगर हम बात करें, देखिए सर भी लगातार बोल रहे हैं कि एक्सपर्ट की मदद ज़रूर लेनी है, क्योंकि वही आपको
सही से गाइड भी कर सकते हैं, कौन सा क्लॉज इसमें इंक्लूड करना है वो भी आपको बता सकते हैं। तो यही सही समय है विल बनाने का, इसलिए ध्यान से विल बनाएं और गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक गलती आगे चल के विवाद की स्थिति खड़ी कर सकती है। सर बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, वसीयत बनाना सिर्फ कानूनी औपचारिकता नहीं बल्कि अपनी अगली पीढ़ी के लिए जिम्मेदारी निभाने का तरीका भी है। सही एस्टेट प्लानिंग आपके परिवार को सुरक्षा और मन की शांति दोनों देती है, इसलिए विल जरूर बनाएं, उसे अपडेट रखें और सुनिश्चित करें कि आपकी मेहनत की कमाई सही हाथों में ही पहुंचे। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।